Assalamu alaikum. Today we are discuss about ethics in nursing research. Ethics क्या है? राइट्स हैं किसके? सब्जेक्ट्स के. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. और एथिक्स देखना है हमने कि बनाए क्यों गए, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों डिज़ाइन किए गए. ठीक है, उनके डिज़ाइन करने का मकसद क्या था, पर्पस क्या था, उसके पीछे पीछे रीज़न क्या थी जिसकी वजह से वो राइट्स, वो प्रिंसिपल्स हमें बनाना पड़े. ठीक है, अब वो कुछ अनएथिकल स्टडीज़ हुई. ठीक, उन अनएथिकल स्टडीज़ की वजह से एथिकल प्रिंसिपल्स बनाना पड़े. ठीक, जो किसके लिए हैं? ह्यूमन के लिए हैं. एथिक्स क्या है? एथिक इज़ अ रूल्स और प्रिंसिपल. कोई भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है, दैट गवर्न राइट, कंडक्ट एंड असाइन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ह्यूमन. ठीक है, जो किस लिए बनाए जाते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स, जो हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, तो उनके कुछ राइट्स हैं. ठीक है, कि पार्टिसिपेंट जब चाहे वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी मर्जी से वो पार्टिसिपेट कर सकता है और विड्रॉ भी स्टडी से कर सकता है. ठीक है, वो रिसर्चर का पाबंद नहीं होता. ठीक, फिर है कि उनके राइट्स का, उनकी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा जाए, उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए. ठीक है, तो ये है एथिक्स. ठीक, एथिक्स हमने देख लिए. अब हमने देखना है कि रिसर्च के अंदर एथिक्स के एलिमेंट्स क्या है. ठीक, फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट. प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को. अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म कंसेंट. इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं, उसको बताया जाता है उसके अंदर कि उसकी स्टडी की, जो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है. ठीक है, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसको इस जो एक्सपेरिमेंट है, सब्जेक्ट को इस एक्सपेरिमेंट से क्या बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, तो वो सारे उसके बेनिफिट्स, लॉसेस, वो सारे उसको बता के फिर उससे सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट विलिंग देता है कि मैं विलिंगली अपनी स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ. ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट आगे देखेंगे. फिर है अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल रिव्यू रिसर्च. इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से आपको बकायदा परमिशन ली हो. ठीक है, फिर आपने उसको रिसर्च कंडक्ट करनी होती है. ठीक है, क्रिटिकली अप्रेजिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी. इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, या पहले हम देख लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या है. कोड ऑफ एथिक होता है, एथिक्स होता है इज अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल. ठीक है, ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल. ठीक है, ये एथिकल प्रिंसिपल का सेट होता है. ठीक, जिसको ऑल मेंबर ऑफ प्रोफेशन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, दैट आर एक्सेप्टेड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन. उस प्रोफेशन के अंदर ऑल मेंबर्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं. ये होते हैं कोड ऑफ एथिक्स. अच्छा, अब हम देखते हैं वो कौन सी अनएथिकल स्टडीज थी जिनकी वजह से एथिकल प्रिंसिपल्स बने. 4 अनएथिकल स्टडीज हुई. फर्स्ट नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. वाइवे में मोस्टली यही पूछा जाता है. ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकम का जो वाइवा होता है उस वाइवे में रिसर्च ही आप करते हैं ना, तो वो फिर एथिक्स पे बात चली जाती है. जहाँ रिसर्च की बात आएगी वहाँ एथिक्स की बात ज़रूर होएगी, क्योंकि एथिक्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रिसर्च. विदाउट एथिक्स आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और ना ही आपकी रिसर्च फिर एक्सेप्टेबल होती है. तो जो ये अनएथिकल रिसर्चेज हुई थी, इनके एक्सेप्ट ना होने की वजह भी यही थी कि इन्होंने एथिक्स फॉलो नहीं किए थे, ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किया था, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया था. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट है ये 1933 टू 1945. ठीक है, 1933 से स्टार्ट होके 1945 तक जारी रहा ये काम. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा. इसकी डेट को याद रखिएगा. और नेक्स्ट, इसकी स्टडी किन पीपल्स पे हुई? प्रिजनर्स पे हुई. ठीक है, वो पीपल्स प्रिजनर्स ऑफ वार, और वो पीपल्स जिनको ये वैल्यू लेस कंसिडर करते थे. ठीक है, कौन से? प्रिजनर्स ऑफ वार
और वो पीपल जिनको ये वैल्यू लेस समझते थे। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या था एक्सपेरिमेंट क्या होता था इनका, ये सब्जेक्ट को एक्सपोज कराते थे किसके साथ, किस चीज़ के साथ ये एक्सपोज कराते सब्जेक्ट को, हाई एल्टीट्यूड के साथ। हाई एल्टीट्यूड पे आपको पता है जिस तरह हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन उनको उनके साथ एक्सपोज करवाई जाती थी, उनको एयर और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। फ्रीजिंग टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पे उनको रखा जाता था। ठीक है, पॉइजन दी जाती थी, साथ उनका एक्सपोजर करवाया जाता था। अनटेस्टेड ड्रग्स जो हैं वो उन पे लगाई जाती थी, जैसा कि टाइफाइड मलेरिया की जो मेडिसिन थी, ठीक है, वो टेस्टेड नहीं थी, वो बिना टेस्ट के उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को दिए बगैर वो सर्जरी करते थे। ठीक है, तो ये सारा किस में होता था, नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट में। अब ये स्टडी रिजेक्ट क्यों हुई, इसके रिजेक्ट होने की 3 रीजंस हैं। पहली तो ये कि इन्होंने राइट सब्जेक्ट के जो रिसर्च के अंदर सब्जेक्ट था, पार्टिसिपेंट्स था, उसके राइट्स को वायलेट किया। ठीक है, उसके राइट्स का ख्याल नहीं रखा। ठीक, सेकंड रीजन क्या थी कि इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन थी। ठीक है, इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन मीन कि आपने सब्जेक्ट को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, उससे पेशेंट को क्या रिस्क हो सकता है ये भी नहीं बताया, और परमानेंट डैमेज और डेथ। ठीक है, जाहिर बात है जब सर्जरी आप विदाउट एनेस्थीसिया करेंगे तो पेशेंट की पेन से डेथ होएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये स्टडी क्या हुई थी, रिजेक्ट हुई थी। ठीक है, और फिर 1945 में इस स्टडी को स्टॉप करवा दिया गया था। सेकंड अनएथिकल जो रिसर्च थी वो कौन सी थी, तो सीगी सिफिलिस स्टडी। तो सीगी सिफिलिस स्टडी जो है इसमें इसने स्टार्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, 1932 में ये स्टार्ट हुई थी, किस पे हुई थी, ब्लैक मैंस पे। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो आप लिमिटेशन देखेंगे वो यही है कि इसने सब्जेक्ट को बताया ही नहीं था कि उसकी स्टडी का पर्पस क्या है, उससे उस स्टडी से उसको क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स के अपने सब्जेक्ट को अनअवेयर रखा था अबाउट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। ठीक है, देन इन 1936 में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई हैं। देन कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंट ग्रुप के निस्बत इस पे उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, एक बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा बनाया कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो था जिसके अंदर जिसमें उन्होंने पर्सन्स को सिफिलिस डेवलप करवाया था। ठीक है, अब कि इसके अंदर मोर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ठीक, क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था देन कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, फिर जब मोर स्प्रेड कर गया इन 10 ईयर में, ठीक है, बहुत डेथ रेट भी इंक्रीज हो गया था और बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी कर गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये उसको पेशेंट को इन्होंने कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया। बट 1940 में पेंसिलिन बन भी गई थी। ठीक है, पेंसिलिन कब बनी थी, 1940 में, जब इन्हें पता चला था कि पेंसिलिन जो है एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है सिफिलिस के लिए। सिफिलिस के लिए पेंसिलिन क्या थी, एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट था। जो कब इन्हें पता चला था, 1940 में। ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट था किसके लिए, इन पेशेंट्स के लिए। ठीक है, सिफिलिस के जो पेशेंट थे उनके लिए ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट था। बट इन्होंने फिर भी ये ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया, ये इंटरवेंशंस उन्होंने अप्लाई नहीं की। ठीक है, इनसे उनको पेशेंट को महरूम रखा, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। ठीक, 40 ईयर के बाद 1972 में और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, ठीक है, इसने इस स्टडी को स्टॉप करवाया था। ठीक है,
कब? 40 साल बाद। 40 साल ये का स्टडी कंटिन्यू रही, ठीक है। फिर किसने इसको स्टॉप करवाया था? एक यूएसए का डिपार्टमेंट था, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, इसने स्टडी को स्टॉप करवाया था। इस स्टडी की लिमिटेशन क्या थी कि इसने अपने सब्जेक्ट के राइट को वायलेट किया, ठीक है। सेकंड, इन्हें प्रोसीजर के बारे में और रिसर्च पर्पस के बारे में सब्जेक्ट को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, उसको अनअवेयर रखा। तो ये थी तो सीगी सिफिलिस स्टडी। नेक्स्ट देखिए विलब्रुक स्टडी। विलब्रुक स्टडी 1970 में स्टार्ट हुई थी, न्यूयॉर्क में ये स्टार्ट हुई। विलब्रुक हॉस्पिटल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस रखे जाते थे, ठीक है, उनको एडमिशन दिया जाता था। अब इस स्टडी का सब्जेक्ट क्या था? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस। सब्जेक्ट क्या था? मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। जो मेंटली डिसेबल चाइल्ड थे ना, वो उनको ये उसमें एडमिट करते थे हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और करते क्या थे कि इंटेंशनली उनके अंदर हेपेटाइटिस वायरस इंजेक्ट करते थे, ठीक। क्या इंसर्ट करते थे, इंजेक्ट क्या करते थे? हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से उनको इन्फेक्ट किया जाता था, ठीक है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में एंटर होते थे, ये डॉक्टर उनमें हेपेटाइटिस वायरस जो है वो इंजेक्ट करते थे, ठीक है। और 20 साल तकरीबन ये स्टडी, ये काम जो था, ये 20 साल तक ऐसे ही जारी रहा। आफ्टर 20 ईयर ओवर क्राउडिंग की वजह से इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन्स बंद कर दिए, ठीक है। न्यू एडमिशन जो हॉस्पिटल के अंदर थे ना, वो बंद कर दिए। क्यों बंद कर किए थे? बिकॉज ओवर क्राउडिंग की वजह से इन्होंने न्यू एडमिशन्स बंद कर दिए। लेकिन रिसर्च वार्ड में पेशेंट को कंटिन्यूसली एडमिट करते रहे। अब वो रिसर्च वार्ड के अंदर बच्चों का मतलब अभी एडमिशन क्यों जारी थे, वो इस वजह से इन्होंने रखे हुए थे। वो बच्चों के पेरेंट्स से इन्फॉर्म कंसल्ट लेते थे कि अगर वो विलिंगनेस शो करते हैं, स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो बच्चे, तब वो उन्हें एडमिशन देते थे। अगर वो स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे तब उनको रिसर्च वार्ड में एडमिशन दिया जाता था, ठीक है। 1970 में इन्होंने अपनी रिसर्च जो थी वो पब्लिश करवाई विद सेवरल आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ इन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाया, ठीक है। जब इनको कहा गया कि इनकी रिसर्च जो है वो अनएथिकल है, ठीक है, तब इन्होंने अपनी रिसर्च को प्रोटेक्ट कैसे किया? इनका कहना था कि जब पेशेंट को या बच्चे को हॉस्पिटल में एंटर किया जाता है, उसको एडमिशन दिया जाता है हॉस्पिटल में, जब वो एडमिट होता है तब वो हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन से, मतलब नोजोकोमियल इन्फेक्शन से उसको हेपेटाइटिस ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ना भी इंसर्ट करता तब भी ये हो ही जाता है, ठीक है। वो कहता था कि शॉर्टली कि उनको हेपेटाइटिस हो जाता है जब वो हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है। ये मेरे इंसर्ट करने से नहीं हुआ, बट हमारा इन्वायरमेंट भी बेटर इन्वायरमेंट था, गुड सुपरविजन थी और लार्ज नंबर ऑफ नर्सेस थी फॉर केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है। इस तरह इसने अपनी स्टडी को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। ये स्टडी भी अनसक्सेसफुल रही, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो सकी। उसके बाद है जेविश क्रोनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। 1960 में ये स्टडी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इस स्टडी का पर्पस क्या था? ये हाईली अनएथिकल स्टडी थी, ठीक है, हाईली अनएथिकल स्टडी थी, ठीक है। इस स्टडी का पर्पस क्या था? वो डिटरमिन करना चाहते थे, फाइंड आउट करना चाहते थे रिजेक्शन रेट किसका? लाइव कैंसर सेल्स का इन ह्यूमंस, ठीक है। अगर हम लाइव कैंसर सेल देते हैं, किसी भी ह्यूमन में इंजेक्ट करते हैं, तो वो उसकी बॉडी जो है वो कितने परसेंट उसको रिजेक्ट करती है या नहीं रिजेक्ट करती, ठीक है। तो ये चीज़ देखना चाहते थे वो पीपल्स में। उन्होंने इंजेक्ट किए 22 पेशेंट के अंदर, उन्होंने लाइव कैंसर सेल इंजेक्ट किए। इस स्टडी की लिमिटेशंस क्या थी?
इस स्टडी की जो लिमिटेशंस थी, ये भी अनसक्सेसफुल स्टडी रही थी। इस स्टडी की लिमिटेशंस ये थी कि इसने अपने सब्जेक्ट को इन्फॉर्म ही नहीं किया था, इसके सब्जेक्ट को पता ही नहीं था स्टडी का पर्पस क्या है। ठीक है, स्टडी के अंदर हो क्या रहा है उसे नहीं था पता। ठीक है, ह्यूमन के राइट्स को वायलेट किया गया। एथिकल स्टडीज के अंदर उन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट थी। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट किसी स्टडी में भी नहीं लिया गया। ठीक, तो इस वजह से ये स्टडी क्या हुई, रिजेक्ट हुई। ठीक है, इस स्टडी के बाद, ठीक है, जब ये इतनी अनएथिकल स्टडीज हुई थी, उनके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया था, ये डिसीजन लिया गया था इसके बाद कि जो भी स्टडी कंडक्ट होगी वो एक रिसर्च सेंटर के अंदर कंडक्ट होगी, एक रिसर्च एजेंसी होगी जिसके अंदर ये सारी स्टडीज जो हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, जो भी रिसर्चेज करनी है वो उसके अंदर क्या होगी, कंडक्ट होंगी। ठीक है, रिव्यू बोर्ड से आपको परमिशन लेना होगी, अपने सारा स्टडी का पर्पस वहाँ आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, आप सारे एथिकल प्रिंसिपल जो हैं उनको फॉलो करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर एथिकल प्रिंसिपल्स आए, नंबर बर कोड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर पर कोड में क्या है कि उन्होंने पेशेंट्स के राइट्स का ख्याल रखा है। ठीक है, और ये बताया कि ये स्टडी हम करते क्यों हैं। ठीक, इट मीन उसका पर्पस और पेशेंट और सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट के राइट्स बताएं। नंबर पर कोड की गाइडलाइंस क्या थी, इसकी 3 गाइडलाइंस थी। ठीक है, फर्स्ट क्या था, कंसर्न प्रोसेस, कंसेंट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट तो आपने इन्फॉर्म कंसर्न लेना है अपने पार्टिसिपेंट से, सब्जेक्ट से। ठीक है, फिर क्या करनी है, प्रोटेक्शन, किससे, किसकी करनी है, ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम हार्म। ठीक है, उसको हार्म नहीं होने देना, प्रोटेक्ट करना है। और इसमें आप ये भी देखेंगे जब रिस्क ज़्यादा हो जाए ना, जब स्टडी के हार्म होने के रिस्क ज़्यादा हो जाए और बेनिफिट कम हो ना, फिर स्टडी को स्टॉप करवा दिया जाता है। ठीक है, फिर स्टडी एक्सेप्टेबल ही नहीं होती जब तक रिसर्चर खुद उसके अंदर पार्टी एज ए पार्टिसिपेंट वर्क ना करे। ठीक, थर्ड इसका प्रिंसिपल्स क्या था, ये गाइडलाइन क्या थी, बैलेंस करना है किसको, बेनिफिट को एंड रिस्क को। ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज करना है, इन दोनों में बैलेंस हो। जहाँ पे लगे आपको स्टडी के रिस्क जो हार्म इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको या तो स्टॉप कर दी जाती है, या वो स्टडी तब एक्सेप्टेबल होती है जब रिसर्चर खुद एज ए सब्जेक्ट उसके अंदर वर्क करे। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर पर कोड क्या है, 10 है, रैशनली फॉर स्टडी। ठीक है, स्टडी का आपने रैशनल देना है कि आपने स्टडी कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है। फर्स्ट, आप स्टडी इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप किसी और तरह से नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे, आपको कहीं और से नहीं मिल रहा, आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर है कि रिसर्च आपकी तब एक्सेप्टेबल होती है जब वो बेस करती है प्रीवियस रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक, फिर है कि पहले एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए, एनिमल्स के ऊपर। फिर है कि आपकी स्टडी का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, राइट्स, ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। इट मीन्स कि जो पार्टिसिपेंट है आपकी स्टडी के अंदर, जो सब्जेक्ट है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके राइट्स क्या हैं। वॉलंटियर कंसर्ट, वॉलंटियर कंसर्ट इट मीन उससे पहले इन्फॉर्म कंसर्न लिया जाए। ठीक है, वो विलिंग है फॉर स्टडी। ठीक, सेकंड है कि मे विड्रा एट एनी टाइम विदाउट नो पेनल्टी, किसी भी टाइम, पहले तो उसको इन्फॉर्म कंसर्न लिया जाए, वो किसी भी टाइम स्टडी से विड्रा कर सकता है, वो आपका पाबंद नहीं होगा। ठीक है, वो रिसर्चर का पाबंद नहीं होगा, वो किसी भी टाइम स्टडी से विड्रा कर सकता है, स्टडी को छोड़ के जा सकता है। ठीक है, फिर था कि अवॉइड करना है रिस्क से, रिस्क अवॉइडेंस मीन कि उसे अननेसेसरी फिजिकल मेंटली जो इंजरीज है उससे प्रिवेंट करवाना है। नो
अननेसेसरी फिजिकल मेंटल सफरिंग या इंजरी, ठीक है। सब्जेक्ट को फिजिकल मेंटल इंजरी नहीं होने देनी, ठीक है। और टर्मिनेटेड इफ द रिस्क ऑफ हार्म इज इंक्रीजेस, वही बात जो हमने पहले की थी कि जब रिस्क ऑफ हार्म इंक्रीज हो जाए तो फिर स्टडी को क्या किया कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर दें। स्टडी टर्मिनेटेड इफ द रिस्क ऑफ हार्म इंक्रीजेस, जब रिस्क ऑफ हार्म इंक्रीज हो जाए तब स्टडी को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। या वो उस सूरत में एक्सेप्टेबल हो सकती है जब रिसर्चर खुद उसके अंदर एज ए पार्टिसिपेंट एज ए सब्जेक्ट हो, ठीक। लास्ट पे है कि एडुकेट रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट, किसको, सब्जेक्ट को, ठीक है। हर कंडीशन में सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी है, ठीक। ये होती है हमारे पास नंबर कोड। नंबर कोड में क्या था, फर्स्ट के कंडक्टेड व्हेन नेसेसरी नॉलेज कैन नॉट गेन बाय एनी अदर वे, ठीक। फिर है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिजल्ट इंक्लूडिंग एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, फर्स्ट आप एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे रेदर देन ह्यूमन, ठीक है। और वो स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो, उसमें सूटेबल हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें ह्यूमन राइट्स, ठीक है। वॉलंटरी कंसर्न, उसके बाद के मे जो पार्टिसिपेंट है मे विड्रॉ एट एनी टाइम विद नो पेनल्टी, ठीक है। किसी भी हेजिटेशन के बिना वो जा सकता है, उसका राइट है स्टडी को छोड़ के जाना, ठीक है। फिर अवॉइड करना है रिस्क से, अननेसेसरी फिजिकल मेंटल सफरिंग से प्रिवेंट करवाना है, स्टडी को टर्मिनेट करना है अगर रिस्क इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट देखिए डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। हेल्सिंकी डिक्लेरेशन क्या थी, ये 1964 में, ठीक है, अडॉप्ट हुई थी। कब हुई थी, 1964 में। और इसका मेजर फोकस किस पे था, थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च पे। थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च क्या है, थेराप्यूटिक रिसर्च के अंदर ना 2 मेन पॉइंट्स हैं। जब आप डेफिनेशन याद कर रहे होते हैं ना उसके मेन पॉइंट्स निकाल लिया करें, फिर उसको याद करना ना इजी हो जाता है। अब इसके अंदर मैं सारी नहीं लिखूंगी, मेन पॉइंट लिखूंगी, ठीक है। थेराप्यूटिक रिसर्च में क्या होता है, इसके 2 मेन पॉइंट है। एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेंट को फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर वो उस ट्रीटमेंट से बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। वो ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल है वो उस ट्रीटमेंट उसके लिए। ये 2 पॉइंट्स हैं थेराप्यूटिक रिसर्च के। फर्स्ट क्या है कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर ट्रीटमेंट, opportunity to receive treatment, experimental treatment, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एक तो उसे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिला। नेक्स्ट है कि माइट हैव बेनिफिशियल, हो सकता है मे बी उसके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, मे बी बेनिफिशियल फॉर द सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट, ठीक है। ऐसी रिसर्च जो प्रोवाइड करे पेशेंट को अपॉर्चुनिटी टू रिसीव ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड माइट बी बेनिफिशियल रिजल्ट्स, ठीक है, कि वो उस रिजल्ट से, उस एक्सपेरिमेंट से उसे फ़ायदा भी हो। नॉन थेराप्यूटिक में क्या होता है, ये रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं किसके लिए, कंडक्टेड टू जनरेट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज को जनरेट करने के लिए, ठीक। न्यू नॉलेज गेन करने के लिए हम ये स्टडी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब ये बात, नॉलेज तो इसमें भी गेन हुआ, ठीक है, बट ये बात इस यहाँ करने का क्या मकसद है कि नेक्स्ट जो पेशेंट है या जो पार्टिसिपेंट है, जो सब्जेक्ट है, उसको, उसके लिए उसमें फ़ायदा मंद नहीं है कुछ भी, ठीक है। वो इन फ्यूचर हो सकता है कि फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हेल्पफुल हों, ठीक है। रिजल्ट्स में हेल्प फ्यूचर्स पेशेंट, जो फ्यूचर में आने वाले उसी डिजीज़ के साथ पेशेंट हैं
उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बट जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उसके लिए उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो ये था थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च। थेराप्यूटिक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर एक तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा वो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होती है। नॉन थेराप्यूटिक में हम नॉलेज तो जनरेट करते हैं, बट वो स्टडी इन फ्यूचर पेशेंट में हेल्प करती है, बट उस सब्जेक्ट के लिए उसमें बेनिफिट नहीं होता। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे राइट्स ऑफ रिसर्चर सब्जेक्ट, ठीक है, और इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज देखा एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च, या रिसर्च के अंदर एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स की पहले डेफिनेशन देखी कि प्रिंसिपल हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, रिसर्च के एलिमेंट्स देखिए कि एथिक्स के अंदर रिसर्च के एलिमेंट्स क्या हैं। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म कंसेंट, अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च, क्रिटिकली अप्रेजिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, फिर हमने देखे कि कुछ अनएथिकल स्टडीज़ थी। अनएथिकल स्टडीज़ की वजह से ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स बने थे, ठीक है, वो स्टडीज़ कौन सी थी। पहले नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट था। नाजी एक्सपेरिमेंट क्या था कि 1933 टू 1945 तक ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, और ये किन पीपल्स पे होता था, बिजनर्स पे होता था, वैल्यूलेस पीपल्स पे किया जाता था। ठीक है, सब इसमें एक्सपोजर करवाया जाता था हाई एल्टीट्यूड से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से, पॉइजन से, इन्फेक्शन से, अनटेस्टेड ड्रग से, और सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया की जाती थी। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इन्होंने वायलेट किया था ह्यूमन राइट्स को, इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन थी, और परमानेंट डैमेज और डेथ था, जिसकी वजह से ये स्टडी रिजेक्ट हुई थी। फिर सेकंड थी तो सीगिस सिफिलिस स्टडी। तो सीगिस सिफिलिस स्टडी 40 ईयर तक कंटिन्यू रही। 1932 में ये स्टार्ट हुई थी। 1972 में डिपार्टमेंट हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर ने इसको स्टॉप करवाया था। ठीक है, और इसमें 1940 में सिफिलिस इफेक्टिव थी अगेंस्ट पेंसिलिन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट था अगेंस्ट सिफिलिस, बट ये पेशेंट को नहीं दिया जाता था। ठीक है, विलब्रुक स्टडी 1970 में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसने पब्लिश करवाई थी। मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के ऊपर किया जाता था एक्सपेरिमेंट। 20 ईयर ये स्टडी कंटिन्यू रही। ठीक है, इस स्टडी ने इन्होंने अपनी स्टडी को प्रोटेक्ट कैसे किया था कि एक तो जब बच्चे एडमिट होते हैं, एडमिशन होता है उनका हॉस्पिटल में, वो ऑलरेडी नोजोकोमी इन्फेक्शन के थ्रू हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर था कि हमने इनको हाई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस के अंदर रखा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुपरविजन के अंदर रखा, और बहुत ज़्यादा नर्सेज प्रोवाइड की थी इन रिसर्च वार्ड में फॉर केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, लास्ट पे हमने फिर देखा कि जेविश क्रोनिक डिजीज हॉस्पिटल था। इनका पर्पस क्या था स्टडी का, इन्होंने लाइव रिजेक्शन रिस्पॉन्स देखना था लाइव कैंसर सेल का, जो 22 पेशेंट के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया था। ठीक है, इनके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया गया था कि जब कोई भी रिसर्च हुआ करेगी तो वो किस में हुआ करेगी, रिसर्च सेंटर के अंदर हुआ करेगी। फिर नंबर बर कोड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इसके एलिमेंट थे कि कंसर्न प्रोसेस हो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हो फ्रॉम हार्म, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड बेनिफिट। ठीक है, रैशनली फर्स्ट स्टडी में इन्होंने क्या कहा था कि नेसेसरी नॉलेज रिसर्च इज कंडक्टेड व्हेन नेसेसरी नॉलेज कैन नॉट गेन एनी अदर वे। ठीक है, बेस्ड हो प्रीवियस रिजल्ट्स पे, और एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए, पहले एनिमल्स पे, और ये स्टडी जो है एक्सपेरिमेंट है वो सोसाइटी के लिए क्या उसका बेनिफिट हो। ह्यूमन के राइट्स में उन्होंने कहा कि वॉलंटरी कंसर्न हो, मे विड्रॉ विद एनी टाइम विदाउट नो पेनल्टी, नो अननेसेसरी फिजिकल मेंटल हार्म। ठीक है, स्टडी टर्मिनेट इफ द रिस्क ऑफ हार्म इंक्रीजेस, प्रोटेक्ट करना है सब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा लास्ट पे डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ सेंट की क्या था, उसमें 1960 में अडॉप्ट डेवलप हुआ था। इसमें इन्होंने डिफरेंस बताया था, फोकस इनका किस पे था, थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च पे। अब थेराप्यूटिक रिसर्च क्या थी कि ऐसी रिसर्च जिसके अंदर पेशेंट को अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव करने की। ठीक है, और उसको वो रिजल्ट्स जो आते हैं फिर एक्सपेरिमेंट के, वो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, नॉन थेरेप्यूटिक में ये था कि नॉलेज तो जनरेट होता है, बट इसके अंदर फ्यूचर पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है, बट जो स्टडी पार्टिसिपेंट होता है उसके लिए हेल्पफुल नहीं होती। ठीक है, तो यहीं तक देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।